नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड एलटी शिक्षण अभिरुचि को लेकर हमने एक विशेष सीरीज चलाई है जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसी क्रम में आज का टॉपिक है एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पर बेस्ड हम 40 एमसीक्यू दोस्तों आज डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये रहेंगे, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको काफी फायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप इस पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक ऑलरेडी अबाउट सेक्शन में है। उसके अलावा मैं इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान। और देखिए पहला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान में शोध किया जाता है। आपको बताना है कि क्रियात्मक अनुसंधान में शोध कौन करते हैं, छात्रों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा, विद्यालय से संबंधित कर्मचारियों द्वारा या फिर सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका आंसर है विद्यालय से संबंधित कर्मचारियों द्वारा। देखिए विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों द्वारा अपनी और विद्यालय की समस्याओं का जब वैज्ञानिक अध्ययन करके अपनी क्रियाओं और विद्यालयों की गतिविधि में सुधार लाया जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। जैसे विद्यालय से संबंधित कर्मचारी कौन कौन हो सकते हैं? निरीक्षक है, प्रबंधक है और इसके अलावा प्रधानाचार्य है और ऑफ कोर्स शिक्षक है। तो भाई क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा जैसे निरीक्षक है वो अपने प्रशासन में सुधार लाता है, प्रबंधक विद्यालय के प्रबंधन में सुधार लाता है, प्रधानाचार्य विद्यालय के संचालन में सुधार लाता है और शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में सुधार लाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, एनसीईआरटी द्वारा भारत में क्रियात्मक अनुसंधान की प्रथम पुस्तक रिसर्च इन एजुकेशन की रचना कब की गई? काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए जो प्रथम पुस्तक है रिसर्च इन एजुकेशन जो कि एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित की गई थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1962। ठीक है ना? तो जो एनसीईआरटी है, ठीक है ना, एनसीईआरटी का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1961 में। इसको भी आपने ध्यान में रखना है। 1961 में इसने गठन किया था और उसके बाद इन्होंने जो पहली क्रियात्मक अनुसंधान पर बुक है रिसर्च इन एजुकेशन का प्रकाशन 1962 में किया था। तो इसका राइट आंसर बी है। ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान में अंतिम पद कौन सा है या फिर एक अंतिम सोपान भी इसको बोला जाता है? देखिए क्रियात्मक अनुसंधान करने के लिए दोस्तों निश्चित सोपान या फिर चरण से गुजरना पड़ता है। एक मनोवैज्ञानिक, इनका ध्यान रखिएगा आप नाम, एंडरसन, ठीक है ना, एंडरसन का आप ध्यान में रखिएगा नाम। इन्होंने 7 सोपान बताए हैं यानी 7 चरण बताए हैं क्रियात्मक अनुसंधान करने के। ठीक है ना? तो उसमें जैसे समस्या का ज्ञान आता है, फिर उसके बाद दूसरा आता है प्रस्ताव पर विचार विमर्श होता है, तीसरा स्टेप आता है हाइपोथेसिस का निर्माण यानी कि उपकल्पना का निर्माण, उसके बाद चौथे में आप तथ्य संग्रहण वाली विधियों का निर्माण करते हैं, पांचवें में आप योजना का क्रियान्वयन करते हैं और छठे में आप तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष निकालते हैं और सातवां स्टेप होता है परिणामों की सूचना यानी कि निष्कर्षों की जांच या फिर सामान्यीकरण भी हो सकता है। तो जो इस तरीके से देखा जाए दोस्तों, जो इसका लास्ट स्टेप है वो है निष्कर्षों की जांच या फिर सूचना भी इसको बोला जाता है। ठीक है ना? अलग अलग जगह पे अलग अलग दिया हुआ है लेकिन ये स्टेप आपस में इंटर रिलेटेड हैं, तो एक स्टेप के 2 स्टेप भी बन सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्रियान्वयन, मूल्यांकन और उपकल्पनाओं का निर्माण पहले आता है और अंत में क्या आती है? निष्कर्षों की जांच आती है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना? प्रश्न के अकॉर्डिंग भी आपका आंसर निकलेगा। ठीक। इसके बाद अगला, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है। बिल्कुल सही है कि जो उपभोक्ता है वही अनुसंधान करता है। विद्यालय के समस्त कर्मचारियों के द्वारा अनुसंधान किया जाता है, विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अनुसंधान किया जाता है ताकि वो विद्यालय का सही संचालन कर सके, शिक्षकों द्वारा अनुसंधान किया जाता है ताकि वो शिक्षण से संबंधित समस्याओं को सॉल्व कर सके, यानी शिक्षण विधियां कैसी अपना रहा है, अपनी टीचिंग से रिलेटेड कोई अगर समस्या है उसको सॉल्व कर सके। ठीक है ना? इसके अलावा समस्याओं का हल बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल सही है, 9 से 13 दिन इसमें लगते हैं जनरली, तो ये भी सही है। इसके बाद जो अगला है कि समस्याओं का हल अभ्यास में लाया जाता है और उसका मूल्यांकन सही नहीं किया जाता, ये बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि भाई समस्याओं का हल अभ्यास में लाया जाता है और उसका मूल्यांकन सही नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान में पहला ऑप्शन क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है, किसी तर्क युक्त विवेक पर आधारित है,
क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, या इस प्रकार होगा, ये इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकी सत्यापन किया जा सके, और क्रियात्मक उपकल्पना का निर्माण नहीं किया जाता। तो देखिए ये गलत है, ये गलत है और ये भी गलत है। देखिए जो क्रियात्मक उपकल्पनाएं हम बनाते हैं, यानी कि हम हाइपोथेसिस का जो निर्माण करते हैं, वो समस्याओं के कारणों पर ही आधारित होता है। क्योंकि जो पहला स्टेप है ना, पहला स्टेप क्या होता है कि भाई आपको समस्या का चयन करना होता है या फिर उसके बारे में पता लगाना होता है। फिर उसके बाद जब आप उस पर विचार विमर्श करते हैं, यानी कि एक कमेटी बैठती है, जैसे हो सकता है उस कमेटी में प्रधानाचार्य हो और आपके निरीक्षक हो, प्रबंधक हो और शिक्षक हो, ये आपस में विचार विमर्श करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, योजना बनाते हैं, और योजना के लिए आप क्या करते हैं, उपकल्पना का निर्माण करते हैं। जो उपकल्पना का निर्माण होता है दोस्तों, वो समस्याओं के कारणों पर ही आधारित होते हैं। आपको पता लगाना होता है कि भाई समस्या के क्या क्या कारण हैं, तो इस पर आप हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि समस्या से ही हर चीज स्टार्ट होती है। तो आपकी जो हाइपोथेसिस होगी वो समस्या से ही पर ही बेस्ड होगी, जो समस्या के कारण है उस पर ही बेस्ड होगी। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से यहां पर ये भिन्न होगा। ठीक है, नहीं अलग है। क्यों अलग है? देखिए दो तरह के अनुसंधान होते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, क्रियात्मक अनुसंधान जिसमें अनुसंधानकर्ता कौन होते हैं, अध्यापक या निरीक्षक होते हैं, जबकि मौलिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता विद्यार्थी होता है। तो इसमें अगर आप देखें, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि यह शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन द्वारा किया जाता है, इसलिए ये मौलिक अनुसंधान से अलग होता है। क्रियात्मक अनुसंधान में मैंने आपको पहले बताया कि ये शैक्षिक प्रबंध और प्रशासन के द्वारा किया जाता है, शोधकर्ता द्वारा किया जाता है, जिसका विद्यालय से कोई संबंध नहीं। गलत है, न्याय दर्श पर आधारित होता है, नहीं गलत। और डी वाला तो ये आपका टाइपिंग मिस्टेक दिख रही, तो इस पर भी आधारित नहीं है। सीधी सीधी बात है, यह शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन द्वारा किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। यह किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, यह भी सही है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, दोस्तों ये गलत है, ये व्यापक स्तर पे नहीं होता है। और डी वाला बिल्कुल सही है, विद्यालय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो अगर हम बात करें दोस्तों, अगर शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला एक अनुसंधान है, जिससे वो अपने कार्यों में सुधार ला सकें, तो भाई कार्य में जो सुधार लाता है तो काफी छोटे लेवल पे होता है, इतने बड़े लेवल पे नहीं होता कि भाई व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना के संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। तो काफी ये बड़ी चीज हो गई, ठीक है ना। तो ये आप इतना बड़े लेवल का अनुसंधान नहीं होता। क्रियात्मक अनुसंधान में जैसे क्या होता है कि भाई अध्यापक और शिक्षा व्यवसाय से जो जुड़े लोग होते हैं, वो इसलिए इस अनुसंधान को करते हैं ताकि वे अपने कार्यों में सुधार कर सकें। तो विद्यालय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में। पहला, क्रियात्मक अनुसंधान का सूत्रपात सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था, बिल्कुल सही है। क्रियात्मक अनुसंधान का सूत्रपात सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। इसका प्रतिपादन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के कोलियार ने किया था, ठीक है ना, ध्यान में रखना, कोलियार द्वारा किया गया था। और इस शब्द का प्रयोग, क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग भी इन्हीं के द्वारा किया गया था सबसे पहले। तो कोलियार, इसका आप नाम याद रखेंगे कि जो कोलियार हैं, इन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग भी किया था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने किया था। इसके बाद शिक्षा जगत में क्रियात्मक अनुसंधान को प्रतिष्ठित करने का श्रेय कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीफन एम कोरी का विशेष योगदान है, बिल्कुल सही दोस्तों। अगर शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को स्थायी रूप से प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसी को जाता है तो वो स्टीफन एम कोरे को जाता है, जो कि अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। और इन्होंने 1953 में कदम उठाया था। 1953 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था क्रियात्मक अनुसंधान। तो ये विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार के लिए इन्होंने 1953 में एक बुक लिखी थी, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला, क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग स्टीफन एम कोरे ने किया था। देखिए
का प्रयोग सबसे पहले स्टीफन, ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत है, टाइपिंग मिस्टेक्स को छोड़ दो, क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग स्टीफन एम कोरे ने किया था, बिल्कुल गलत है। अभी मैंने आपको बताया किसने किया था, कोलियार ने किया था, ठीक है ना। और एंडरसन ने क्रियात्मक अनुसंधान के लिए 7 सोपानों को आवश्यक माना है, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। तो इस तरीके से देखा जाए तो सी ऑप्शन इसका सही है, ये असत्य है, बाकी सारी चीजें सत्य है। इंडिया की अगर हम बात करें तो दोस्तों कामता प्रसाद पांडे थे, कामता प्रसाद पांडे, इनका ध्यान में रखना, कामता प्रसाद पांडे, इन्होंने यहां पर क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया, ठीक है ना। इन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान नामक पुस्तक की रचना की थी 1965 में, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें हैं, और इसके अलावा मैंने इसकी क्रियात्मक अनुसंधान की वीडियो भी बनाई है, डिस्क्रिप्टिव वीडियो है, उसको देखिएगा, आपको काफी फायदा मिलेगा। अगला प्रश्न, वह अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों योग्य सुधार हेतु संचालित किया जाता है, वह कहलाता है। बहुत सिंपल है, क्या है ये, डेफिनेशन है किसकी, क्रियात्मक अनुसंधान की, ठीक है ना। वह अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है और विद्यालय की जनशक्ति द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों योग्य सुधार हेतु संचालित किया जाता है। तो भाई विद्यालय की जनशक्ति कौन है, भाई विद्यालय के कर्मचारी कौन है, प्रधानाचार्य, शिक्षक और इसके अलावा निरीक्षक और प्रबंधक। तो इनके द्वारा यह अनुसंधान किया जाता है ताकि वो अपने कार्यों में सुधार कर सके। तो बहुत सिंपल है, किसकी डेफिनेशन है ये आपकी, ये है क्रियात्मक अनुसंधान की। अगला, क्रियात्मक अनुसंधान के कार्य क्षेत्र में शामिल नहीं है। आपको बताना है कि एक्शन रिसर्च के कार्य क्षेत्र में क्या चीज शामिल नहीं हो सकती। बच्चों का परस्पर झगड़ना, बिल्कुल सही, बच्चों का परस्पर झगड़ना भी एक समस्या है, तो इसका समाधान क्रियात्मक अनुसंधान की मदद से किया जा सकता है। शैक्षिक सामग्री और उपकरणों की समस्या, ये तो मैंने आपको बताया कि भाई शिक्षण कार्य में जो समस्या आएंगी उसको क्रियात्मक अनुसंधान की मदद से सॉल्व किया जाता है। प्रधानाध्यापक व अन्य शिक्षकों का पारस्परिक सहयोग, ये भी क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आता है, लेकिन प्रधानाध्यापक व शिक्षकों के परस्पर झगड़े इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, तो ये इसका कार्यक्षेत्र नहीं है। अगला, क्रियात्मक अनुसंधान का वह रूप है, क्रियात्मक अनुसंधान का वह रूप है जिसमें अनुसंधानकर्ता अपनी समस्याओं का खुद निराकरण करता है। अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाता है, जिसमें अनुसंधानकर्ता घरेलू समस्याओं का स्वयं हल निकालता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो आप बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए, इसमें क्या है, जिसमें अनुसंधानकर्ता अपनी समस्याओं का स्वयं हल निकालता है या फिर उनका निराकरण करता है। अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाता है, ये नहीं है इसके अंतर्गत, और घरेलू समस्या तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो जैसे कि अभी आपको बताया कि भाई विद्यालय में आपके प्रधानाध्यापक हैं, शिक्षक हैं, निरीक्षक हैं, प्रबंधक हैं, ये अपनी समस्याओं का निराकरण स्वयं करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है। तो देखिए, हिंदी में 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लेख में सुधार, बिल्कुल सही, क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या है। क्यों उनके लेख में सुधार नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आंकड़े उठाएंगे, आप विचार विमर्श करेंगे, परिकल्पनाओं का निर्माण करेंगे और फिर उसके बाद उसका निष्कर्ष निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार में लिखित प्रशंसा एवं मौखिक प्रशंसा के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। इसके बाद परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर यथार्थ अनुदेशन का प्रभाव, और इसके बाद भूगोल के अधिगम में एटलस व ग्लोब का प्रयोग। तो दोस्तों ये चीजें तो सही है, ये काफी व्यापक समस्या है। तो इतनी बड़ी व्यापक समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत दोस्तों नहीं आती है। बाकी अगर आप देखें तो ये काफी ऐसी समस्या है जो रोजमर्रा की समस्या है, इनका हम समाधान कर सकते हैं, कि जैसे भूगोल के अधिगम में आप एटलस और ग्लोबल का प्रयोग किस तरीके से किया जाए। इसके अलावा जैसे हिंदी में अगर 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लेख में सुधार करना है और 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार पर लिखित प्रशंसा एवं मौखिक प्रशंसा के प्रभाव का अगर तुलनात्मक अध्ययन करना है तो क्या होगा, ठीक है ना। जैसे अगर हम क्या करते हैं, लिखित रूप में गुड दे देते हैं, या मौखिक रूप से अगर हम प्रशंसा करते हैं कि भाई अच्छा बेटा, शाबाशी, तो इसमें क्या आपस में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, भाई किसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इस टाइप की समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत इनको ला सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शोध चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा रिसर्च का स्टेप है जो कि अनुसंधान को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। उपकल्पनाओं का निर्माण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन, या फिर सामान्यकरण, या फिर शोधकर्ता
अपरिवर्तित कठोर होना, यानी शोध कल्पना यानी कि जो हम उपकल्पना बना रहे हैं वो अपरिवर्तित हो और कठोर हो। देखिए देखा जाए तो ये वाला तो लचीला होता है, तो ये तो गलत हो गया, इसका मतलब नहीं है। जनरलाइजेशन भी है, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन भी है, लेकिन दोस्तों जो हमारे क्रियात्मक अनुसंधान को सच में क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है वो है उपकल्पना का निर्माण। जो आप हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, उपकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, उसी से आपका कोई भी शोध है वो क्रियात्मक अनुसंधान बन जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए आपको बताना है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहला, सैद्धांतिक, व्यवहारिक, तथ्यात्मक या फिर उपरोक्त सभी। तो आप बताइए क्या होना चाहिए। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों? व्यवहारिक, है ना। यानी कि आपके जो रोजमर्रा की समस्याएं आती हैं उनका व्यवहारिक रूप से अध्ययन करते हैं और व्यवहारिक रूप से उनका निराकरण करने का प्रयास करते हैं। इसमें सैद्धांतिक नहीं हो सकता, तथ्यात्मक नहीं हो सकता और उपरोक्त सभी तो बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से देखा जाए तो व्यवहारिक इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान सीमित होता है विद्यालय तक, विद्यार्थी तक, मोहल्ले तक या फिर समाज तक। तो कहां तक सीमित होता है? ये विद्यालय तक होता है। क्रियात्मक अनुसंधान तो विद्यालय में ही होता है ना। तो भाई एक्शन रिसर्च कहां तक सीमित होता है? विद्यालय तक होता है। तो बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य है, ये आपको बताना है। क्या इसका उद्देश्य होना चाहिए? मूल्य उद्देश्य बताइए। समस्या का समाधान, नवीन शोध प्राप्त करना, उपाधि प्राप्त करना या फिर पुरस्कार प्राप्त करना। तो क्या होना चाहिए दोस्तों इसका मूल उद्देश्य? ऑफ कोर्स समस्या का समाधान। जो भी आपके पास समस्या आई है उससे उसके समाधान के लिए ही तो आप क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं ना। तो कोई भी समस्या को आप चयन करेंगे या फिर उसका संज्ञान लेंगे और फिर उसके बाद उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो इतना सब आप क्रियात्मक अनुसंधान समस्या के समाधान के लिए ही करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान है बाह्य मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन या फिर दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों कि क्रियात्मक अनुसंधान आपका इंटरनल असेसमेंट भी है और आपका आउटर यानी एक्सटर्नल असेसमेंट या फिर इवैल्यूएशन भी है। तो ए और बी इसका दोनों राइट आंसर है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। फिर से वो क्वेश्चन रिपीट हो गया, सैद्धांतिक, तथ्यात्मक, व्यवहारिक या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? व्यवहारिक। अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम सूत्रपात किस देश में हुआ था? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इसका सूत्रपात सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। कोलियार, इनका नाम याद रखिएगा, कोलियार को इसका स्थापित करने का श्रेय जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान सीमित होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि विद्यालय तक सीमित होता है। विद्यार्थी, मोहल्ला, समाज गलत आंसर है। इसके बाद अगला, हिंदी शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या है। हिंदी शिक्षा में अगर आप क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या को देखें तो शुद्ध उच्चारण बिल्कुल सही, शुद्ध लिखना, वाक्य संरचना या फिर उपरोक्त सभी। तो देखा जाए तो सारी इसकी समस्याएं हैं और ये क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आती है। हिंदी शिक्षण में ज़्यादातर क्या होता है कि शुद्ध उच्चारण नहीं हो पाता, शुद्ध लिखना नहीं हो पाता और वाक्य संरचना में भी दिक्कत आती है। तो ये सभी एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आती है। क्रियात्मक अनुसंधान का संपादन करता है, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान को कौन संपादित करेगा? जैसा कि अभी हमने बताया था कि इसमें आप क्रियात्मक अनुसंधान में कौन आते हैं? विद्यालय के आपके स्टाफ यानी विद्यालय के कर्मचारी आते हैं। तो इसमें कौन आएगा दोस्तों? हिंदी शिक्षक आएगा। ठीक है ना। तो हिंदी शिक्षक इसका राइट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा जगत में स्थायी रूप से किसने प्रतिष्ठित किया था? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि शिक्षा जगत में स्थायी रूप से प्रतिष्ठित करने का श्रेय प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे को जाता है, जो कि कोलंबिया विश्वविद्यालय थे। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। तो इन्होंने 1953 में जो अपनी पुस्तक लिखी थी क्रियात्मक अनुसंधान, उससे इन्होंने शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान को प्रतिष्ठापित किया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार आता है। अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक कौन है? क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक दोस्तों फिर से स्टीफन एम कोरे ही हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रवर्तक इनको माना जाता है। अगला,
क्रियात्मक अनुसंधान के निष्कर्षों का रूप कैसा होता है, यानी कि जो इससे रिजल्ट निकल कर आते हैं तो उनका स्वरूप कैसा होता है। सामान्यकरण सिद्धांत का प्रतिपादन, व्यवहारिक रूप या फिर उपरोक्त सभी। तो कैसा होता है, व्यवहारिक रूप होता है, यानी कि वो व्यवहार में लाए जा सकते हैं। तो इस तरीके का इसका रूप होता है। ठीक है। इसके अलावा क्रियात्मक शोध की रूपरेखा कैसी होती है, लचीली, नमनीय, कठोर या फिर सरल। देखिए क्रियात्मक शोध की जो रूपरेखा होती है वो लचीली होती है, यानी फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है। जब आप कल्पनाओं का निर्माण करते हैं या फिर आप डेटा का संकलन करते हैं तो उस समय पर आपको समय के अनुकूल आपको थोड़ा बहुत लचीलापन भी रखना पड़ता है ताकि आपके शोध में आप एक तरीके से क्रिएटिविटी ला सके और आपको सही रिजल्ट मिल सके। तो यहाँ पर आपका लचीला होना इसको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि जब आप समस्या का चयन करते हैं और समस्या से रिलेटेड जब आप विधियों का चयन करते हैं और आपस में विचार विमर्श करते हैं या फिर आप परिकल्पना का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती हैं कि आप उसमें क्या कर सकते हैं, आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़ती है तो। इसके अलावा क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान कितने होते हैं, 7। एंडरसन के द्वारा 7 बताए गए थे। इसके अलावा मैंने क्रियात्मक अनुसंधान की जो वीडियो है उसमें मैंने 8 सोपान वैसे बताए हैं, लिखकर बताए हैं, लेकिन आप कोई बात नहीं, कई जगह पर आपके कई तरह के सोपान हैं। तो एंडरसन के अकॉर्डिंग 7 सोपान है, लेकिन मैंने 8 उनको क्या किया है, लास्ट में मैंने एक स्टेप के 2 स्टेप बनाए हैं, तब वो 8 बन रहे हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर लास्ट में जैसे सूचना देना और निष्कर्ष निकालना ये एक ही स्टेप में बन सकता है। तो मैंने आपको ज्यादा जनरलाइज करके बताया था। ऐसा नहीं है कि 7 स्टेप ये एंडरसन के द्वारा दिए गए हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के अलग अलग स्टेप अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि 7 स्टेप ही सही है। 7 स्टेप इस परिप्रेक्ष्य में सही है क्योंकि वो एंडरसन के द्वारा बताए गए हैं। अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग शिक्षा में करने का श्रेय किसको जाता है। जैसा कि अभी हमने बताया, इसका राइट आंसर है स्टीफन एम कोरे को इसका श्रेय जाता है। अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान संबंधित है शिक्षक से, शिक्षार्थी से, विद्यालय से या फिर उपरोक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, उपरोक्त सभी। देखिए क्रियात्मक अनुसंधान अगर रिलेटेड है तो वो तो सभी से है ना, शिक्षक से भी है, शिक्षार्थी से भी है और विद्यालय से भी है। क्योंकि जो समस्या है वो तो किसी से भी रिलेटेड हो सकती है ना, शिक्षक से भी रिलेटेड हो सकती है, शिक्षार्थी भी से भी हो सकती है, विद्यालय से भी हो सकती है। लेकिन अनुसंधान कौन करेगा, वो विद्यालय के कर्मचारी करेंगे। ठीक है ना। तो भाई समस्या तो अनुसंधान तो सभी से संबंधित है, शिक्षक, शिक्षार्थी और विद्यालय। क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये समस्या का समाधान ढूंढना है। दोस्तों ये प्रश्न कई एग्जाम में आए हुए हैं, अलग अलग तरीकों में आए हुए हैं, तो इसका इसलिए ये रिपीट हो रहे हैं। रिपीट होने का मतलब ये नहीं है कि एज इट इज इनके ऑप्शन है, ऑप्शन इनके देखिए तो अलग अलग हैं लेकिन आंसर एक ही है। तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि बार बार वही रिपीटेड क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। आप ऊपर का क्वेश्चन देखेंगे तो अलग है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अलग है, लेकिन ये एग्जाम में आए हुए हैं तो इसलिए इनका रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है ना। तो क्योंकि अब आपको एक क्वेश्चन आपने कर लिया उससे रिलेटेड, तो ऑप्शन इनके अलग अलग हैं लेकिन ये अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, इनको आप ध्यान में रखें। इसके बाद अगला, क्रियात्मक शोध में उपकरण प्रयुक्त होता है, यानी कि जब आप एक्शन रिसर्च करते हैं तो आप किस टूल का प्रयोग करते हैं। यानी कि आप जब डेटा इकट्ठा करते हैं ना, परिकल्पना के निर्माण के बाद आप क्या करेंगे भाई, तथ्यों के संग्रहण से संबंधित विधियां लेंगे और उसके बाद आप तथ्यों का संग्रहण करेंगे। तो आप डेटा किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, अवलोकन के आधार पर। बिल्कुल आप अवलोकन करके भी देख सकते हैं कि आपका ये डेटा ऐसा होना चाहिए। इसके बाद आप प्रश्नावली यानी क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। उसमें आप प्रश्न के कुछ प्रश्न लिखेंगे, उनके जो जिससे आपने डेटा कलेक्ट करना होगा उसको आप वो क्वेश्चन पकड़ा देंगे और उसके बाद वो क्या करेगा, उसमें आंसर लिखेगा। ठीक है। इसके अलावा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के आधार पर भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो डेटा कलेक्शन से ये रिलेटेड है कि आप डेटा यानी आंकड़ों का संग्रहण किस किस विधि से कर सकते हैं। तो ये तीनों विधियां बिल्कुल सही हैं। स्टैटिस्टिकली आप अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार, तीनों विधियों का आप प्रयोग कर सकते हैं ताकि आप क्रियात्मक शोध को पूरा कर सकें, यानी कि डेटा को इकट्ठा कर सकें। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, एंडरसन के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान के पद सोपान कितने हैं। 7 हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा जगत में कब प्रतिष्ठित हुआ। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया कि स्टीफन एम कोरे ने जब अपनी पुस्तक लिखी थी 1953 में क्रियात्मक अनुसंधान की, तो वहां से शिक्षा जगत में क्रियात्मक अनुसंधान प्रतिष्ठित हो गया। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो 1953 में इन्होंने जब
शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान नामक एक पुस्तक लिखी, तो वहां से क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा जगत में प्रतिष्ठित हो गया। इसके बाद क्रियात्मक अनुसंधान के लिए क्या आवश्यक है? प्रख्यात शिक्षक, पर्याप्त शिक्षक, परिकल्पना निर्माण या फिर कक्षा कक्ष। तो आप बताइए क्रियात्मक अनुसंधान कौन बनाता है? ऑफ कोर्स परिकल्पना का निर्माण। जब आप हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं समस्या के समाधान से रिलेटेड, ठीक है, तो तभी आपका क्या होता है, वो क्रियात्मक अनुसंधान बनता है। ठीक है ना। आप परिकल्पना का निर्माण को आप इस तरीके से समझिए कि आप समस्या के समाधान से रिलेटेड, जब आप समस्या का समाधान करते हैं ना, तो उससे रिलेटेड आप समस्या के समाधान की एक परिकल्पना बनाते हैं। ठीक है ना। उस परिकल्पना की आप जांच करते हैं स्टैटिस्टिकल विधियों के द्वारा, यानी कि सांख्यिकी विधियों के द्वारा। तो वो जो परिकल्पना का निर्माण होता है वही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है क्रियात्मक अनुसंधान में। ठीक है ना। फिर आप उस परिकल्पना की जांच करते हैं, अगर वो सत्य पाई जाती है तो इसका मतलब जो आपने हाइपोथेसिस बनाई वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर वो गलत है तो आप उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, जो आप परिकल्पना बनाते हैं आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना। तो कोई भी जब आपकी समस्या होती है उस समस्या से रिलेटेड, उसके समाधान से रिलेटेड आप एक परिकल्पना का निर्माण करते हैं कि हाँ ऐसा होता है। आप ऐसा होता है तो उसको आप क्या करते हैं, सही या गलत करने का प्रयास करते हैं आंकड़ों के माध्यम से, जब आप आंकड़े जुटाते हैं। स्टैटिस्टिक्स में यह प्रोसेस होती है, सांख्यिकी तौर पे आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद अगला क्रियात्मक अनुसंधान का द्वितीय सोपान क्या है, यानी कि द्वितीय स्टेप क्या है। तो मैंने आपको पहला ही बताया था कि जो पहला स्टेप क्या होता है कि आपको समस्या का चयन करना होता है, ज्ञान करना होता है। उसके बाद आप क्या बनाते हैं, प्रस्ताव बनाते हैं कि कार्य के प्रस्तावों पर आप विचार विमर्श करते हैं कि जो आपने प्रस्ताव बनाया है उस पर आपकी कमेटी बैठेगी, तो वो बताएंगे कि हाँ यार इस जैसे प्रधानाचार्य वो बताएंगे कि हाँ इस समस्या पर इस तरीके से किया जाना चाहिए, प्रबंधक अलग बताएंगे, शिक्षक अलग बताएंगे। तो आप क्या करते हैं, कार्य का जो आप एक जो प्रस्ताव बनाते हैं उस पर विचार विमर्श होता है। ठीक है। इसके बाद फिर आप क्या करते हैं, योजना का चयन करते हैं, उपकल्पना का निर्माण करते हैं। फिर आप उसके लिए विधियों का निर्माण करते हैं कि आप उपकल्पना से रिलेटेड उसको सही ठहराने के लिए आप क्या करेंगे, आप फैक्ट्स को गैदर करेंगे, यानी तथ्य संग्रहण करने की विधियों को तलाशेंगे। फिर उसके बाद जब आपकी विधि फिक्स हो जाएगी तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, डेटा को इकट्ठा करेंगे। जैसे विधि की मैंने बात करी कि आप तथ्य संग्रहण करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, जैसे अभी मैंने ऊपर बात करी थी उपकरण की, तो आप तथ्य संग्रहण यानी कि डेटा इकट्ठा करने के लिए आप क्या क्या यूज करेंगे कि भाई आपने मीटिंग करी, मीटिंग में आपने डिस्कशन निकला कि चलो हम क्या करेंगे, इंटरव्यू लेंगे सबका, कि भाई इंटरव्यू लेंगे और सबका इंटरव्यू से हम क्या करेंगे, डेटा को इकट्ठा करेंगे। हो सकता है कि आपकी मीटिंग में डिस्कशन निकले कि नहीं हम एक काम करेंगे, सबको एक एक प्रश्नावली पकड़ा देंगे, उसमें कुछ प्रश्न लिखेंगे, उनके बच्चे आंसर देंगे, और या फिर जो जिसको भी समस्या है उससे रिलेटेड वो आंसर देंगे, उसके आधार पर हम डेटा इकट्ठा कर लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये प्रोसेस चलती है। ठीक है। इसके बाद क्रियात्मक अनुसंधान से हल की जा सकती है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, समाज की बुराइयां, बालक में झगड़े की समस्या या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या आंसर होना चाहिए, बालक में झगड़े की समस्या। अब आप विद्यालय से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी उन्हीं का तो समाधान करेंगे ना। तो विद्यालय से संबंधित समस्या क्या हो सकती है कि भाई विद्यालय बालक क्या करता है, झगड़े करता है, बालक में झगड़ालू प्रवृत्ति है, बालक बहुत ज्यादा झगड़ा करता है। तो समस्या का समाधान आप क्रियात्मक अनुसंधान से हल करेंगे। पर्यावरण प्रदूषण से रिलेशन नहीं है, समाज की बुराइयों से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। अगला, एक्शन रिसर्च द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। एक्शन रिसर्च के द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जाता है, समस्याओं का व्यावहारिक अध्ययन किया जाता है, नहीं किया जाता, बिल्कुल किया जाता है। इसके बाद समस्याओं का व्यावहारिक समाधान निकालना, वो तो इसका उद्देश्य ही है। उसके बाद कार्यप्रणाली में सुधार करना, उसी के लिए तो आप एक्शन रिसर्च करते हैं ताकि आप अपनी कार्यप्रणाली में सुधार कर लें। इसके बाद ज्ञान के क्षेत्र में नवीन योगदान है। ज्ञान के क्षेत्र में कोई भी नवीन योगदान नहीं होता है, यानी कि नॉलेज के क्षेत्र में आप कोई भी नवीन योगदान नहीं देते हैं। एक्शन रिसर्च इसलिए क्या कराया जाता है ताकि आप अपनी कार्यप्रणाली में सुधार कर सके। तो उसके लिए आप व्यावहारिक समाधान निकालेंगे और समस्याओं का व्यावहारिक अध्ययन भी करेंगे। अच्छा, इसके बाद क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम सोपान क्या है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो अंतिम सोपान होता है वो क्या होता है दोस्तों, सूचना देना या फिर तथ्यों का निष्कर्ष निकालना। तो अब आप देखिए तो यहां पर देखा जाए तो क्या है, ऑप्शन
परिणामों की सूचना देखना। पिछले वाले में क्या था, तथ्यों का निष्कर्ष निकालना। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं ना कि भाई क्वेश्चन के आधार पर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग आधार है। तो लास्ट में देखा जाए तो भाई तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष और सूचना ये एक ही स्टेप है। तो आप क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे और प्लस क्या देंगे, सूचना देंगे। तो दूसरों को आप परिणामों की सूचना देना, ये इसका क्या है, लास्ट स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, समस्या का चयन करना। दूसरा, प्रस्ताव पर विचार करो। तीसरा, परिकल्पना का निर्माण करो। चौथा, आपका विधियों का निर्माण करो, यानी कि तथ्य संग्रहण कैसे करेंगे, डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे। पांचवें में आप डेटा कलेक्शन करेंगे और उसके बाद छठे में आप क्या करेंगे, आप जो भी सांख्यिकी विश्लेषण है और उसके बाद लास्ट वाला जो स्टेप होगा वो उसमें आप क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे और परिणामों की सूचना देंगे। तो इतने इजीली आप 7 स्टेप को बहुत इजीली याद कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन वैसा ही आ गया, क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम चरण क्या है, पहचानना, परिभाषा, परिकल्पना, निष्कर्ष। तो क्या होगा, निष्कर्ष निकालना होगा। ठीक है, तो मैंने पहले ही बोल दिया, अलग अलग प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में आंसर अलग अलग होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड होंगे। कहीं सूचना होगा, कहीं निष्कर्ष होगा, बात एक ही है। इसके बाद अगला प्रश्न, विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जा सकता है, किस लिए, शिक्षण विधियों में प्रविधियों में सुधार है। तो बिल्कुल जो शिक्षक है वो इसीलिए तो करता है। इसके बाद विद्यार्थियों के अध्ययन के प्रति रुचियों को विकसित करने हैं। तो बिल्कुल विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति अगर आपको रुचि को विकसित करना है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। प्रधानाचार्य इसमें कर सकता है अनुसंधान, ठीक है ना। इसके बाद विद्यालय में अनुशासन से संबंधित समस्याओं के सुधार हेतु प्रधानाचार्य इसको कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा शिक्षक भी कर सकते हैं, जो बी वाला है, ठीक। तो इस तरह से उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर है। तो देखा जाए तो सभी इसके राइट आंसर बैठते हैं। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 40 एमसीक्यू। आई होप ये आपको अच्छे लगे होंगे और आपके आने वाले एग्जाम में आपको काफी हेल्प प्रदान करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।